बाहरी देशों से एक के बाद एक खालिस्तानी आक्रांताओं को उड़ाए जाने की खबरें आ रही हैं। Take a look at how many K-Force members have either been killed or have been jailed in different actions. क्या भारत ने इजराइल का रास्ता पकड़ लिया है? This is not an India which will accept its national flag pulled down by somebody in the Bangladesh. कौन मार रहा है भारत के शत्रुओं को उन्हीं के घरों में? ये हमारा सिद्धांत है, हम घर में घुस के मारेंगे। क्या ये ऑपरेशंस भारत के ही हैं? यदि हाँ, तो कैसे भारत के ये ऑपरेशंस इजराइल से मेल खाते हैं? क्यों बंद किया था भारत ने शत्रु को उसी के देश में घुसकर मारना, और अब कैसे सारी सीमाएं लांघ रहा है भारत? असली इतिहास भूगोल जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। भारत से बाहर पिछले कुछ समय में ऐसी घटनाएं हो रही हैं जो कभी इजराइल के नाम पर सुनने को मिलती थी। एक एक करके उन घटनाओं को देखते हैं। 19 जून 2023 को हरदीप सिंह निज्जर को कनाडा के गुरुद्वारे के पार्किंग में कुछ अज्ञात हमलावर ठोक कर चले गए। ये बंदा खालिस्तान कमांडो फोर्स का हेड था और सिख फॉर जस्टिस में भी इसका रोल था। निज्जर एक डेजिग्नेटेड टेररिस्ट था भारत के लिस्ट में, और इसका नाम भारत ने कनाडा को दिया था 2018 में मोस्ट वांटेड लिस्ट के रूप में। ये बंदा बेसिकली खालिस्तान टाइगर फोर्स के रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग और फाइनेंसेस देखता था। इस घटना से 4 दिन पहले यानी कि 15 जून को अवतार सिंह खंडा ब्रिटेन के एक हॉस्पिटल में मारा गया। रिपोर्ट्स के अनुसार इसे ब्लड कैंसर था, पर एक दूसरा एंगल भी आ रहा है कि खंडा को जहर दे दिया गया। ये बंदा खालिस्तान लिबरेशन फोर्स का चीफ था और भारत की लिस्ट में एक डेजिग्नेटेड टेररिस्ट था। अमृतपाल सिंह को इसी का सपोर्ट था और 19 मार्च को लंदन में भारतीय दूतावास में इसी ने अटैक करवाया था जब भारतीय ध्वज का अपमान हुआ था। इससे पहले 6 मई को परमजीत सिंह पंजवार, खालिस्तान कमांडो फोर्स का चीफ, पाकिस्तान लाहौर में मॉर्निंग वॉक कर रहा था। 2 लोग आकर उसे ठोककर चले जाते हैं। ये भी डेजिग्नेटेड लिस्ट में था भारत की, और भारत में फेक करेंसी और ड्रग्स के धंधे के जरिए अपनी खालिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन के लिए फंड जोड़ता था। मार्च 2023 के आरंभ में सईद नूर शलोबर, खालिद राजा, एजाज अहमद और बशीर अहमद पीर को अज्ञात लोग ठोककर चले जाते हैं। ये लोग सभी कश्मीर में आतंक से रिलेटेड किसी न किसी ग्रुप से जुड़े हुए थे, आईएसआई से भी जुड़े हुए थे और कश्मीर में रिक्रूटमेंट का काम देखते थे। फरवरी एंड में खालिद रजा को ठोक दिया जाता है, जो अल बद्र का चीफ था और भारत में जिहाद का प्रमुख था। इसके पहले 20 नवंबर 2022 को हैप्पी संघेड़ा इटली में मार दिया जाता है। उसके क्लोज एसोसिएट्स ने इसे हत्या बताया। कौन है ये संघेड़ा? एक डेजिग्नेटेड टेररिस्ट जो आईएसआई के लिए काम करता था। इससे पिछले ही दिन यानी 19 नवंबर 2022 को हरविंदर सिंह रिंधा, भारत का मोस्ट वांटेड टेररिस्ट जो आईएसआई के लिए काम करता था, एनआईए ने जिस पर 10 लाख का प्राइस रखा हुआ था, ड्रग ओवरडोज से मारा बताया जाता है। इससे पहले जनवरी 2020 में खालिस्तान लिबरेशन फोर्स के हरमीत सिंह को पाकिस्तान में गोली मार दी गई थी। भारत के एक टॉप ऑफिशियल के अनुसार अब लिस्ट में गुरपतवंत सिंह पन्नू सबसे ऊपर हैं, और अभी नई सूचना के अनुसार गुरपतवंत सिंह पन्नू अनट्रेसेबल है, गायब है। पिछले लगभग 6 महीनों में 1 दर्जन के लगभग भारत के शत्रु संदेहास्पद अवस्था में मारे गए हैं। किसी को अज्ञात लोग मार गए हैं, कहीं से जहर की शिकायत आ रही है, कहीं से ड्रग ओवरडोज की। वर्ल्ड सिख ऑर्गेनाइजेशन इन कनाडा निज्जर के ठोके जाने को भारतीय इंटेलिजेंस का काम बता रही है। हरदीप सिंह निज्जर अपनी मृत्यु से पहले खुद बोल रहा था कि पंजवार को भारत की इंटेलिजेंस ने मरवाया है और अब उसका नंबर है। भारत के एक सीनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर के अनुसार इस समय रॉ का हाथ नहीं कहना चाहिए, पर कौन सी एजेंसी यह सब करके क्लेम करेगी उन्होंने ये सब किया है? वहीं पाकिस्तान का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कुछ घटनाओं में भारत का हाथ बता रहा है। इतने खालिस्तानी ठोके जाने के बाद भी पंजाब में कोई अप्रूव नहीं है। क्यों? क्योंकि प्यू की रिसर्च के अनुसार 95% भारतीय सिख स्वयं को प्राउड भारतीय समझते हैं। क्या इसमें भारत का हाथ हो सकता है? प्रमाण किसी के पास नहीं है, परंतु नरेंद्र मोदी, अजीत डोवाल और एस जयशंकर, भारत के 3 सबसे शक्तिशाली लोगों ने वीडियोस निकालकर इस पर बहुत बड़ा संकेत दिया था, और एनआईए के बयान प्रमाण के रूप में है, जो तीसरे चैप्टर में देखेंगे हम। पर पहले ये जान लेते हैं कि बात यहां तक पहुंची कैसे, और क्या भारत दूसरा इजराइल बन रहा है? 6 नवंबर 2019 को पाकिस्तान में करतारपुर कॉरिडोर खुलता है। उसका ऑफिशियल गाना रिलीज होता है और उसमें भिंडरनवाला से लेकर कई खालिस्तानी आतंकियों को दिखाया जाता है। खालिस्तान, जो नाम कोई भूले बिसरे ही लेता था, वो अब अचानक से सबके मुंह पे आ जाता है। फिर 2020 आता है और 2020 में किसान आंदोलन प्रारंभ होता है और इस पूरे मुद्दे को एक नई ऊर्जा मिलती है, और यहीं कुछ लोग 26 जनवरी 2021 को लाल किले पर भारत का झंडा हटाकर एक दूसरा झंडा लगा देते हैं, और सोशल मीडिया बंट जाता है कि ये झंडा या तो खालिस्तान का है या निशान साहिब का। परंतु 14 जनवरी 2021 को यूएसए में बैठी सिख फॉर जस्टिस नाम की एक संस्था ये अनाउंस कर चुकी थी कि गणतंत्र दिवस पर भारत का झंडा हटा के खालिस्तान का झंडा लगाया जाएगा, और जो भी ऐसा करेगा उसे $2.5 लाख पुरस्कार दिया जाएगा। और उसी समय नीरू बाजवा कौर भी भारत का डिस्टॉर्टेड मैप शेयर कर देती है।
10 जून 2020 देश में लॉकडाउन चल रहा था और सभी मंदिर गुरुद्वारे बंद थे। गोल्डन टेम्पल को जबरदस्ती खुलवाया जाता है, खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जाते हैं और ज्ञानी हरप्रीत सिंह अकाल तख्त का जत्थेदार बयान देता है कि हर एक सिख को खालिस्तान चाहिए। 2020 में रेफरेंडम 2020 को प्रचंडता देने के लिए 40 वेबसाइट्स बनाई गई और उसके बाद उन पर भारतीय सरकार ने बैन लगा दिया। 7 सितंबर 2020 दिल्ली पुलिस ने हथियारों से लैस 2 खालिस्तानी आतंकियों को पकड़ा जो कि ISI के इशारे पर भारत में रक्तपात करने आए थे। 23 अक्टूबर 2023 सिख फॉर जस्टिस नामक टेरर ग्रुप पंजाब स्टूडेंट्स को आईफोन का लालच देकर कहता है इंदिरा गांधी की डेथ एनिवर्सरी पर खालिस्तान का झंडा फहरा दो। 2020 में ही सिद्धू मूसेवाले का गाना आता है पंजाब, जिसमें भिंडरनवाले का महिमा मंडन होता है। लाइन होती है कह कह के बदले लेना, दिल्ली भी नाप लेना, मैनू पंजाब कहने आ। फिर सिद्धू मूसेवाले का एक दूसरा गाना आता है SYL और उसे भारतीय सरकार बैन कर देती है। 10 फरवरी 2021 खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स का गुरप्रीत सिंह पंजाब में पकड़ा जाता है। पंजाब पुलिस बताती है कि बेल्जियम बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन ने फंड्स और हथियार इकट्ठे किए थे और भारत में हिंदू नेताओं को समाप्त करने की तैयारी थी। 6 जून 2021 कुछ उपद्रवी आते हैं और प्रो खालिस्तान नारों से गोल्डन टेम्पल गूंज उठता है और फिर से वही जस्टिफिकेशन दी जाती है कि इन नारों से हमारी 1984 की जो पीड़ा है वो कम होती है। 17 जून 2022 को दिलावर सिंह, जो कि एक बड़ा खालिस्तानी आतंकी था जिसने मुख्यमंत्री बेअंत सिंह को मारा था, उसकी फोटो गोल्डन टेम्पल के म्यूजियम में लगा दी जाती है। पर यह कोई पहला मामला नहीं था जब किसी की फोटो इस म्यूजियम में लगी हो। 20 सितंबर 2022 कनाडा में खालिस्तान रेफरेंडम प्रारंभ होता है और लगभग 1 लाख कैनेडियन सिखों ने वोटिंग में हिस्सा लिया था। 30 जनवरी 2023 ऑस्ट्रेलिया में खालिस्तान रेफरेंडम शुरू हुआ और खालिस्तानी ग्रुप्स ने भारतीयों पर आक्रमण कर दिया। फरवरी 2021 अमृतपाल सिंह का भारत में बड़ा बयान आता है कि कोई भी खालिस्तान मूवमेंट को रोक नहीं पाएगा। फरवरी में ही पुलिस लवप्रीत सिंह तूफान को अरेस्ट कर लेती है और अमृतपाल सिंह गुरु ग्रंथ साहिब को अपनी ढाल बनाकर 200 लोगों के साथ पुलिस स्टेशन में कूच कर देता है। 25 फरवरी 2023 को ब्रिस्बेन में भारतीय दूतावास के बाहर खालिस्तानी उत्पात मचा देते हैं, लेकिन उससे पहले 18 मार्च को पूरे भारत में बस एक ही नारा गूंज रहा था, पुल्स आ गई पुल्स। लेकिन 19 मार्च को भारत का झंडा लंदन के दूतावास से हटा दिया जाता है, उसकी बेअदबी की जाती है। 25 मार्च 2023 को खालिस्तानी नारों से यूके का पार्लियामेंट सकपका जाता है। ऑस्ट्रेलिया के कई मंदिरों के बाहर खालिस्तानी ग्राफिटी बननी शुरू हो जाती है जिन पर हिंदुस्तान मुर्दाबाद, डेथ टू इंडिया जैसे नारे लिख दिए जाते हैं। 21 मार्च को कनाडा में खालिस्तानी भारतीयों पर आक्रमण कर देते हैं। इतना सब होने के बाद खालिस्तानी अब कुछ समय से ठोके जा रहे हैं अज्ञात लोगों के द्वारा। क्या इसमें भारतीय इंटेलिजेंस का हाथ है और कैसे ये स्थिति इजराइल से मिलती जुलती है, आगे देखते हैं। मार्च 2023 में यूके में भारतीय दूतावास पर लगे तिरंगे का अपमान किया गया था और बहुत उपद्रव मचाया गया था। भारत की एम्बेसी पर कोई सिक्योरिटी नहीं थी। 19 मार्च को भारत ने यूके के एक डिप्लोमेट को सम्मन दे दिया और भारत में यूके की जो एम्बेसी थी उससे सिक्योरिटी हटा ली और इस घटना के पश्चात एस जयशंकर का ये बयान आया था। We have seen in the last few days some incidents in London, something in Canada, a little bit in Australia. Our diplomats are performing their task. We are very clear that it is the obligation of the country where these embassies are, where our diplomats are, to provide security. After all, we provide security. Now, if they do not provide security, if they do not take this seriously, if there are incidents like what you saw, there will be reactions from India. The days when India would take this lightly, I want to say, are behind us. This is not an India which will accept its national flag pulled down by somebody in the manner. 30 मार्च 2023 को अजीत डोवाल ने ब्रिटिश NSA के साथ खालिस्तान का मुद्दा उठाया और प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया में खालिस्तानियों द्वारा मंदिर पर हुए हमले को वहां के प्रधानमंत्री के सामने रखा। यह खेद का विषय है कि पिछले कुछ सप्ताहों से ऑस्ट्रेलिया में मंदिरों पर हमलों की खबरें नियमित रूप से आ रही है। हमारी इन भावनाओं और चिंताओं को मैंने प्रधानमंत्री एल्बेनीजी के समक्ष रखा। इस विषय पर हमारी
टीम्स नियमित संपर्क में रहेगी। यह सब कुछ मार्च के आसपास हुआ था और तब से अब तक कई खालिस्तानी वांटेड आतंकी मारे जा चुके हैं और आरोप लग रहे हैं भारतीय इंटेलिजेंस पर। भारत के 3 शक्तिशाली लोगों के बयान से यही लगता है कि भारतीय एजेंसीज एक्टिव हैं। इस मुद्दे पर भारत कितना सीरियस है वो इस कार्य से देखिए। मार्च में ब्रिटेन में इंडियन एम्बेसी पर जो हमला हुआ था उसकी फुटेज अब एनआईए को दे दी गई है। एनआईए जांच कर रहा है इस मामले की और जून 14 को दिए गए लेटेस्ट ट्वीट के अनुसार इस पूरे इंसिडेंट में शामिल 45 लोगों के चित्र जारी कर दिए गए हैं ट्विटर पर। यदि कोई इन्हें पहचाने तो उनका एड्रेस, फोन नंबर, पासपोर्ट नंबर शेयर करने के लिए कहा गया है। सरकार के एक्शन, बयान और सभी स्थितियों को देखते हुए यह कार्य भारतीय गुप्त एजेंसीज का हो सकता है। सर्जिकल स्ट्राइक्स और एयर स्ट्राइक्स का ऑपरेशन देखते हुए भारत के लिए कार्य मुश्किल भी नहीं लगता है। क्या ऐसी स्थिति में भारत इजराइल के पदचिन्हों पर चल रहा है? इसके लिए इजराइल और भारत की स्थिति को कंपेयर करते हैं। इजराइल दर्जनों मुस्लिम देशों से घिरा हुआ एक यहूदी देश है जैसे चारों ओर से संकट है। हमास जैसे आतंकी दल आए दिन उस पर आक्रमण करते हैं। वहीं भारत एक तरफ पाकिस्तान से और दूसरी तरफ चीन से संकट में रहता है और अनेकों पाकिस्तानी आतंकी दल भारत पर घात कर चुके हैं। तो इन टर्म्स ऑफ जियोग्राफिकल क्राइसिस भारत और इजराइल को कंपेयर किया जा सकता है, परंतु क्या भारत के ऑपरेशंस इजराइल के कंपैरिजन में हैं? वो आगे देखते हैं। आज भारत और इजराइल की मित्रता है और लोग अक्सर एक प्रश्न पूछते हैं कि भारत की इंटेलिजेंस एजेंसीज इजराइल की मोसाद की जितनी फियर्स क्यों नहीं है। उसके ऊपर फॉर्मर रॉ ऑफिशियल बोलते हैं कि रॉ भी मोसाद के जैसी ही लीथल है। पर इजराइल की मोसाद में ऐसा क्या है जो हर कोई उनके जितना लीथल बनना चाहता है? और क्या अब भारत भी वैसे ही ऑपरेशंस कर रहा है? मोसाद के कुछ रीसेंट ऑपरेशंस देखते हैं इसे जानने के लिए। हमास इजराइल का सबसे बड़ा शत्रु और उसका सबसे बड़ा लीडर मोहम्मद अल माबूह। 2010 में इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी के 11 लोग दुबई में अलग अलग देशों के नागरिक बन के जाते हैं और दुबई के एक लग्जूरियस होटल में अगले दिन हमास लीडर का मृत शरीर मिलता है। लोग बस अटकलें लगाते रह जाते हैं, कहीं ये इजराइल ने तो नहीं किया है। Authorities in Dubai were appealing for an international manhunt for suspects linked to the killing of a Hamas commander after releasing dramatic CCTV footage of what they claim was the elaborate operation stalking him. हमास अपना दूसरा लीडर चुनती है खालिद मशाल और 2014 में खालिद की रगों में रक्त के स्थान पर विष घूम रहा होता है और नेतन्याहू के हाथों में उसे बचाने का एंटीडोट। हमास का एक साइंटिस्ट अल बत्श मलेशिया में पीएचडी करने जाता है। वापस लौटकर हमास के ऑपरेशंस में मदद करना उसका काम होता है, परंतु वो वापस ही नहीं लौटता है। एक बाइक अल बत्श के पास से निकलती है और फिर अल बत्श भी निकल जाता है। बॉडी पर गोली के निशान तो मिलते हैं, पर किसने मारा उसके चिन्ह नहीं। ईरान ने न्यूक्लियर बम बनाने की बात करी। इजराइल नहीं चाहता था कि ईरान ऐसा कुछ करे, पर ईरान अपनी जिद में बहुत आगे निकल गया था। फिर इसके बाद एक दिन पता चलता है कि ईरानी न्यूक्लियर साइंटिस्ट आर्देशिर हुसैनपुर सो रहा था। अचानक गैस का पाइप लीक करने लगा और वो सफोकेशन से चल बसा। बहुत टाइम के बाद पता चला कि वो पाइप तो ठीक था, पर मोसाद के इंटेंशंस ठीक नहीं थे। मसूद अली मोहम्मदीनी, एक और ईरानी न्यूक्लियर साइंटिस्ट, गाड़ी पार्क कर रहा था, पर उसके साइड में एक बाइक खड़ी थी, जो बाइक रिमोट कंट्रोल से उड़ा दी गई, साथ में उसे भी। 2 ईरानी साइंटिस्ट माशिन शहरियारी और अब्बासी दोनों कार से जा रहे थे। कार के बगल में एक बाइक आकर रुकती है और धमाका हो जाता है। धमाके से अधिक इन दोनों का नाम मीडिया के गलियारों में गूंजता रहा। ऐसे चुन चुनकर ईरान के 7 साइंटिस्ट भूमि में समाहित हो चुके हैं और लास्ट तो 2020 में ही हुआ है। क्या आप इन सभी ऑपरेशंस में और जो ऑपरेशंस खालिस्तानी समर्थकों के साथ हुए हैं उनमें कुछ सिमिलैरिटी देख पा रहे हैं? जैसे पॉइजन का प्रयोग, अज्ञात व्यक्ति को आकर गोली मारना या ड्रग ओवरडोज। इन ऑपरेशन को साइड भी रखें तो रॉ ने एयर स्ट्राइक में एक बड़ा रोल निभाया था। एयरफोर्स का रोल तो सभी को पता है, पर एयरफोर्स को इंफॉर्मेशन देने वाली रॉ ही थी। 26 फरवरी 2019 एयर स्ट्राइक हुई। 18 फरवरी 2019 को अजीत डोभाल ने आर्मी, एयरफोर्स, नेवी और रॉ इन सभी की मीटिंग बिठाई। रॉ ने बताया कि बालाकोट में बहुत सारे आतंकी हैं, आसपास कोई भी सिविलियन नहीं है, तो इसलिए मदरसे में बच्चे भी नहीं हैं। एयरफोर्स को चुना गया इसे एग्जीक्यूट करने के लिए और रॉ से पूरी इंफॉर्मेशन लेकर 8 दिन में पूरी प्लानिंग करके एयर स्ट्राइक कर दी गई। पर अचानक रॉ में क्या बदलाव हुआ है जो ऐसे एक्शंस होते हुए दिखाई दे रहे हैं? इतिहास से कंपेयर करते हुए आगे देखते हैं। इजराइल के ऑपरेशंस और भारत के ऑपरेशंस में सिमिलैरिटीज़ हैं, परंतु एक बड़ा सफ़र अभी बाकी है जो अगले चैप्टर में देखेंगे। परंतु यदि भारत के शत्रु भारत से बाहर भारत के द्वारा मारे जा रहे हैं तो ये बदलाव भारत के लिए असाधारण है।
क्यों? भारत का इतिहास देखते हैं उसके लिए। द हिंदू के इस आर्टिकल के अनुसार 2008 में अफगानिस्तान में भारतीय दूतावास के बाहर बम फटता है, 58 लोग इसमें मारे जाते हैं, ISI का हाथ होता है इसमें। तो उस समय के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर MK नारायणन जैसे को तैसा की नीति लाने की बात करते हैं। इसके बाद 26/11 होता है। भारतीय एजेंसी रॉ भारत सरकार के समक्ष हाफिज सईद को उड़ाने का प्रस्ताव रखती है, परंतु तब के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह इसे रिजेक्ट कर देते हैं, ये कहकर के पाकिस्तान से वार्ता के माध्यम से इशू सॉल्व करेंगे। 2010 में रॉ का चीफ बदल दिया जाता है। नए चीफ अधिकारियों को संदेश देते हैं कि अपने हाथ जो हैं वो अपनी जेब में ही रखो, बेसिकली नो एक्शन पॉलिसी। यूपीए गवर्नमेंट की 2004 से 2014 तक यही नीति थी, परंतु इससे पहले क्या हाल था? नेहरू जी के समय से अटल जी के समय तक का हाल देखते हैं, तब समझ में आएगा कि आज का बदलाव कितना बड़ा है। 1947 से पहले भारत में ब्रिटिश इंटेलिजेंस काम किया करती थी, जिसे ब्रिटेन ने जाने से पहले खत्म कर दिया था। इंटेलिजेंस ब्यूरो का सबसे सीनियर अफसर था कुर्बान अली खान, जो पाकिस्तान चला गया था। हालत इतनी बुरी थी कि मिलिट्री इंटेलिजेंस के पास जम्मू कश्मीर का मानचित्र भी नहीं था जब कश्मीर पर अटैक हुआ था 1947-48 में। 1947 से 1962 तक ऐसी ही रही थी स्थिति, और 1962 में जब चीन से युद्ध हुआ तब जाकर यूएस की मदद से रॉ बनाई गई, चीन में घुसकर इंटेलिजेंस गैदर करने के लिए। 1971 के युद्ध में भी इसका प्रयोग हुआ, पर युद्ध काल में सब इंटेलिजेंस यूज करते हैं, शांति काल में भी दूसरे देश में घुसकर शत्रु का विनाश का मॉडल अभी नहीं आया था। इसके बाद 80 के दशक में कुछ हलचल होती है। खालिस्तान और कश्मीर मॉडल पर पाकिस्तान काम कर रहा था। इसके उत्तर में राजीव गांधी ने 2 टीम बनाई, काउंटर इंटेलिजेंस टीम X पाकिस्तान को देखने के लिए और काउंटर इंटेलिजेंस टीम J खालिस्तानियों को देखने के लिए। खालिस्तानियों द्वारा भारतीय सिटीज पर अटैक का उत्तर लाहौर और कराची में अटैक करके दिया गया इन टीम्स के द्वारा, और पूर्व रॉ अफसर B रामन के 2002 के बयान के अनुसार इससे ISI का पंजाब में इंटरफेरेंस जो था वो कम हुआ था। ये एक इंटरवल था जब भारत को ब्लीड करने वालों के विरुद्ध एजेंसीज का प्रयोग भारत कर रहा था। इसके बाद इंद्र कुमार गुजराल आए और रॉ के किसी भी ऑफेंसिव ऑपरेशन को बंद कर दिया गया। इससे पहले नरसिम्हा राव भी ईस्टर्न ऑपरेशंस को बंद कर चुके थे। 1999 में कारगिल का युद्ध होता है। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को इंटेलिजेंस ऑफिसर्स ने ऑफेंसिव एक्शन लेने के लिए कहा, इंटेलिजेंस का उपयोग करते हुए कारगिल युद्ध के बाद, परंतु अटल जी इस पूरे मुद्दे पर एक शब्द भी नहीं बोले, ना तो हाँ बोला ना ही ना बोला। और इसी लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग के कारण जब 2001 में भारत की संसद पर हमला होता है तो भारत के पास इस स्थिति से निपटने के लिए कोई टूल नहीं था। 2014 तक यही चलता है। उस समय की एक पॉलिटिकल रैली में नरेंद्र मोदी का यह संवाद था कि सरकार में आने के बाद वो इंडियन इंटेलिजेंस की सर्विसेज का प्रयोग करते हुए भारत के शत्रुओं को खदेड़ेंगे। क्या ऐसा हुआ? 2023 की यूएस इंटेलिजेंस रिपोर्ट के अनुसार भारत के द्वारा मिलिट्री पावर को यूज करने के सबसे अधिक चांसेस करंट गवर्नमेंट के अंडर हैं व्हेन कंपेयर्ड टू प्रीवियस गवर्नमेंट। पहली बात है कि ये सारे काम अखबार के माध्यम से होते हैं क्या? ये चीजें अखबार में करने की है क्या? और ये बातें सत्य भी दिखती हैं। सरकार बदलने के बाद 2 बड़े ऑपरेशंस 2016 में लाइन ऑफ कंट्रोल के पार जाकर सर्जिकल स्ट्राइक्स और 2019 में पाकिस्तान के बालाकोट में घुसकर भारतीय वायुसेना की एयर स्ट्राइक्स दिखाती हैं कि भारत में बदलाव है। और अब लगातार भारत के शत्रुओं का बाहर के देशों में मारा जाना यही संकेत करता है कि भारत अपनी संप्रभुता को अब हल्के में नहीं ले रहा है, परंतु अपने पास अवेलेबल इंटेलिजेंस रिसोर्सेज का प्रयोग करके कुछ रिजल्ट निकालना और इंटेलिजेंस सर्विसेज में रिफॉर्म करके विश्व में सर्वश्रेष्ठ बना देना, ये दोनों बातें अलग होती हैं। क्या भारत ने ये रिफॉर्म किए हैं और क्या ये सभी बातें भारत को रक्षा क्षेत्र में इजराइल के समकक्ष लाकर खड़ा कर देती हैं? वो आगे देखते हैं। तो भारत ने एक बड़ा कदम तो आगे बढ़ाया है, परंतु क्या रॉ का कंपैरिजन अभी सीधा मोसाद से हो जाना चाहिए? कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। म्यूनिक ओलंपिक और उसके बाद रैथ ऑफ गॉड ऑपरेशन, जिसमें इजरायली प्लेयर्स की जान का बदला लिया गया इजराइल के द्वारा, ये सभी जानते हैं। आज मैं आपको मोसाद का सबसे तगड़ा किस्सा बताता हूँ। 2001 में सीरिया एक ऐसा देश जिसने कसम खाई थी कि वो इजराइल को जड़ से समाप्त कर देगा, तो सीरिया ने चुपके से न्यूक्लियर बम बनाना प्रारंभ कर दिया था और इस काम में नॉर्थ कोरिया इनकी हेल्प कर रहा था। अमन जो मिलिट्री इंटेलिजेंस है इजराइल की, उसने सीरिया में हो रही इस डेवलपमेंट के बारे में मोसाद को बताया। मोसाद ने इंक्वायरी की और कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। 3 वर्ष बीत गए, 2004 आया, यूएस की इंटेलिजेंस CIA ने बताया नॉर्थ कोरिया और सीरिया के बीच में आजकल बड़ी कॉल्स हो रही हैं।
फिर 2004 में ही एक ट्रेन एक्सीडेंट होता है और उस एक्सीडेंट में बड़ा धमाका होता है। सीरिया के 12 न्यूक्लियर टेक्नीशियंस समाप्त हो जाते हैं। कोरिया सीरियन टेक्नीशियंस की बॉडीज को एक्सपोर्ट करता है, लेकिन मोसाद को एक पैटर्न दिखता है कि कोरियंस ने न्यूक्लियर शील्डेड सूट्स पहने थे बॉडी को एक्सपोर्ट करते समय। मोसाद हनी ट्रैप करता है सीरियन साइंटिस्ट को और उसके लैपटॉप से सारी जानकारी निकलवाता है। पता चलता है अल किबार में न्यूक्लियर सेटअप है। अब दिक्कत थी कि ये पता किया जाए कि ये सेटअप ऑपरेशनल है या ऑपरेशनल नहीं है। उसे जांचने के लिए वहां से पानी लाना आवश्यक था। एक मिशन बनाया गया वहां का पानी लाने के लिए और पाया गया सेटअप अभी फुली ऑपरेशनल नहीं है। अब उस सेटअप को उड़ाने की बारी थी। पहले सीरियन एयर डिफेंस को हैक किया जाता है, फिर अपने प्लेन्स भेज के उस सेटअप को उड़ाया जाता है और बाद में उसके पीछे के ब्रेन को। ये बहुत बड़े ऑपरेशंस हैं। मोसाद का बजट और टेक्नोलॉजी का प्रयोग भारत की इंटेलिजेंस से काफ़ी आगे का है। भारत आज अवेलेबल रिसोर्सेज का प्रयोग करते हुए वही कर रहा है जो मोसाद ने किया, परंतु भारत में आज भी इंटेलिजेंस के रिफॉर्म्स अवेटेड हैं जो 2013 में भी अवेटेड थे। इन सब चीज़ों को देखते हुए अभी यही कहा जा सकता है कि भारत इजराइल की राह तो पकड़ रहा है, पर रिफॉर्म्स आने बाकी हैं। आगे खालिस्तानियों का क्या होगा वो भविष्य के गर्भ में है, पर वर्तमान में तो उनके ऊपर राहु काल चल ही रहा है। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट्स में लिखें, शेयर और सब्सक्राइब करें वीडियो को, क्योंकि यही एक मोटिवेशन है हमारी। सपोर्ट करने के लिए कार्य को पेट्रियन और यूपीआई के माध्यम से कर सकते हैं। यदि ये वीडियो अच्छा लगा तो स्क्रीन पर दिख रहा दूसरा वीडियो और तगड़ा लगेगा, जो ज़रूर देखिए। आप देख रहे थे आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।